नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज का मुद्दा एससी एसटी आरक्षण को लेकर जो सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अगस्त 2024 को जो निर्णय दिया था और उस निर्णय के विरोध में आज यानी आज हम बात करें 21 अगस्त की, तो आज भारत बंद जो रखा गया है इसके दो पहलू रहेंगे। यानी हमें पहली बात तो क्या याद रखनी है, यहाँ से जो आरक्षण जो एससी और एसटी को दे रखा है, उस कोटा दे रखा आरक्षण का, उस कोटे में और विभाजन करने के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में अपने फैसले में ये कहा कि आरक्षण जो दिया गया है उसमें और आरक्षित यानी उप विभाजन भी किया जा सकता है। सवाल सबसे बड़ा ये रहेगा कि अगर उप विभाजन उसमें किया जाता है, अगर जाति के आधार पर उप विभाजन किया जाता है, तो जिन जातियों को इसमें से निकाला जाए उनका नुकसानदेह रहेगा। अगर उसी जातियों में सभी जातियों में अगर मान लो कि क्रिमिलेयर की बात की जाती है, यानी जिनके किसी परिवार का कोई सदस्य अगर सरकारी नौकरी लगा है उसके बाद में उसके परिवार को इस आरक्षण से अलग किया जाता है, तो उसमें हो सकता है कि वंचित परिवारों को इसका फायदा मिले, ये सकारात्मक चीज होगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि जो आरक्षण के विरोध में यानी सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 7 न्यायाधीशों की जो पीठ थी उसके द्वारा जो दिया गया फैसला था, उसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, फैसले में किस न्यायाधीश ने अपने वक्तव्य में क्या आधार बताया और क्या बात उन्होंने इस पर कही थी, उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे अनुच्छेद 15, 16, 341 यानी आरक्षण के प्रावधान के अकॉर्डिंग इन अनुच्छेद में किस बात का उल्लेख किया गया, और साथ ही हम बात करेंगे अन्य संबंधित बात करें तो पिछले जो इस आरक्षण को लेकर जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले या किसी उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले, उन फैसलों के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसके संदर्भ में मुख्य रूप से बात करेंगे। तो आज से मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो एससी एसटी द्वारा यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरोध करने के पीछे कारण क्या है। यानी एक सवाल तो ये भी है, क्या आरक्षण है कुछ जातियों का हटाया जाएगा, क्या आरक्षण है कुछ जातियों में उप विभाजित करने के बाद में आरक्षण को बांट दिया जाएगा। विरोध अपने मायने में देखा जाए तो सही भी है, लेकिन अगर मान लो उप विभाजन करती है तो सरकार क्या आधार तय करती है, यह भी दूसरी महत्वपूर्ण बात है। आखिर इन दोनों तथ्यों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने वक्तव्य में क्या क्या बात कही थी और ये सुनवाई की थी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है DY चंद्रचूड़ यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है, उनके द्वारा उनकी अध्यक्षता में सुनवाई की गई। तो आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण सेशन रहेगा और महत्वपूर्ण बात करेंगे इसमें आरक्षण के संदर्भ में। तो सबसे पहले देखो यहां से आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट, और दूसरी बात है एससी एसटी जो रिजर्वेशन यानी जो आरक्षण है उस संदर्भ में अगर बात करें तो कोटे में कोटा मंजूर, यानी जो मान लो कि जैसे किसी राज्य में आरक्षण दे रखा है, किसी राज्य में जैसे मान लो कि एससी के लिए आरक्षण है 16%, अब 16% आरक्षण तो रहेगा, लेकिन सवाल यह है कि एससी की जातियों को उप जातियों में विभाजित करके या एससी में जो क्रिमिलेयर यानी जो मान लो कि समृद्ध हो चुके हैं और जो वंचित है पिछड़ेपन में आज भी है, इस आधार पर जैसे मान लो कि ये आरक्षण है जैसे किसी भी आधार पर 4% अन्य जातियों के आधार पर 4% में बांट दे, या 4% उनको दे दे जो मान लो कि पहले से समृद्ध हो चुके हैं, और बाकी 12% जो वंचित है उसके आधार पर जाति के आधार पर विभाजित कर दे। यानी एससी के आरक्षण को और जातियों में उप विभाजित करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में इस फैसले में कही थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला पलटा, राज्य आरक्षण में सब कैटेगरी का मतलब होता है कोटे में कोटा मंजूर करने की बात कही थी। राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी जैसे एससी है एसटी है इसकी बात करें, आरक्षण में कोटे में कोटा दे सकेगी, अब राज्य सरकारें दे सकेगी। इसमें ध्यान रखना राज्य की जो सरकारें हैं उनके अधीन ये मामला रखा गया है। सुप्रीम अदालत ने 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलटा है, यानी 20 साल पुराने की बात करें तो अपने सर्वोच्च न्यायालय ने पहले कहा था, और पहले सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि एक समूह है एससी, एक अनुसूचित जाति का अनुसूचित जनजाति का एक समूह है, तो समूह को हम विभाजित नहीं कर सकते, अलग अलग भागों में बांट नहीं सकते। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि अब उसको विभाजित और बांट सकते हैं। ठीक है, तब कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद एक समूह है, इसमें शामिल जातियों के आधार पर
बंटवारा नहीं किया जा सकता। यानी ऐसे में जितनी जातियां आ रही है वो सारा का सारा एक जातियों का समूह है, उनको और उपभागों में विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन इसी फैसले को पलटते हुए 20 साल यानी 2024 में फैसला दिया कि इसमें क्या कर सकते हैं, उप विभाजन कर सकते हैं। कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी एक हिदायत दी है, ध्यान रखना। क्या हिदायत दी है? कहा है कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती। सवाल सबसे बड़ा यही है, विरोध का कारण भी यही है। अगर सरकारें इस प्रकार से अपना कार्य कर रही है वर्तमान में, यानी सरकार अगर सत्ता होती है तो सत्ता के हिसाब से किसी प्रकार से फैसले लेने में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आती, क्योंकि सरकार के पास बहुमत होता है उस समय तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो शर्तें बताइए कि मनमर्जी से किसी आधार पर किसी जाति को इसमें रखना और किसी जाति को इससे बाहर निकालना, ये कार्य सरकारें नहीं करेगी। तो दो शर्तें बताई थी। पहली शर्त क्या है? अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकेगी, यानी किसी एक जाति को 100% दे दिया और बाकी जातियां रहेगी, ऐसा नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, ऐसी में शामिल किसी जाति को कोटा तय करने से पहले उनकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा, उनकी जो हिस्सेदारी है उसका पुख्ता डेटा होना जरूरी है, यानी पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए उसके पास में। कंप्लीट रिकॉर्ड निकाल के उसके बाद में क्या करना चाहिए, ये कोटा तय करना होगा। यानी ये जानकारी अगर कोर्ट ने कहा किसी भी समय पूछी जाए तो इसका जवाब होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात देखो, सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच यानी जो पीठ है उसने अपना निर्णय दिया है, और निर्णय कैसे दिया है? 6 न्यायाधीशों ने तो इसके पक्ष में रहे थे, और एक न्यायाधीश जो बेला त्रिवेदी थी उन्होंने क्या किया है, इसका विरोध किया है, जो उप विभाजन किया जा रहा है इसमें, ठीक है। तो फैसला किस आधार पे दिया गया है? 6-1 से दिया गया है। और माना कि अनुसूचित जातियों का उप वर्गीकरण, अनुसूचित जातियों के भीतर अधिक पिछड़े लोगों को अलग से कोटा देने के लिए अनुमति है। यहां इन्होंने कहा कि मान लो कि जैसे मैं उदाहरण के लिए बात करूं, एससी कैटेगरी में बहुत सारी जातियां आती है, एससी कैटेगरी में जितने जातियां आ रही उन जातियों में मान लो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। जैसे मेला ढोने वाले बात करें तो जैसे वाल्मीकि समाज, इसका अभी बंद जो हुआ है उसका विरोध किया जा रहा है उनके द्वारा, क्योंकि ये मान रहे हैं कि हम बाकी लोगों के बजाय बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा पिछड़े हुए इसका मतलब है कि सरकार चाहे तो पिछड़े हुए वर्गों के लोगों के लिए अलग से कोटा निर्धारित करके और उनको क्या दे सकते हैं, आरक्षण। जैसे हम एक चीज बात करते हैं कि ओबीसी के जो आरक्षण में से 5% एमबीसी को जो आरक्षण दिया गया, गुर्जर समुदाय को दिया गया, उसी प्रकार से एक अलग से कोटा रिजर्व करने के बाद इसमें कही गई है, ध्यान रखना, ठीक है। कोर्ट ने स्पष्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने, उप वर्गीकरण की अनुमति देते समय राज्य किसी उप वर्ग के लिए 100% आरक्षण निर्धारित नहीं कर सकते। ये बात हम पहले भी कर चुके और वापस है। साथ ही राज्य उप वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के संदर्भ में अनुभवजन्य डेटा के आधार पर उप वर्गीकरण को उचित ठहराना होगा, ठीक है। अब देखो, एक तो विरोध का क्या कारण है? विरोध का एक कारण तो ये भी है कि मान लो कि ये क्या करेंगे, जो मान लो कि अन्य पिछड़े वर्ग है, अति पिछड़े वर्ग है, उनके लिए आरक्षित सीट तय कर दी। अब उसके मान लें कि जो वर्तमान में एससी वर्ग द्वारा ज्यादा विरोध किया जा रहा है उसका ये है कि मान लो कि उनके लिए निर्धारित कर दी और वो सीटें नहीं भरी गई, नहीं भरीगी तो वो सीटें मान लो कि जनरल कैटेगरी में दे दी जाएगी। ऐसा इस मामले को एक आधार मानकर इसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन एक चीज याद रखना, आगे हम और डिटेल से बात करेंगे। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद कौन सा याद रखना आपको? अनुच्छेद 16 का चौथा भाग है, उसमें चौथे भाग में बी याद रखना है। और बी में क्या दिया हुआ है? बी में बैकलॉग आरक्षण दिया हुआ है। एससी एसटी के लिए जो बैकलॉग आरक्षण है वो कौन से अनुच्छेद में? 16(4) बी में। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि 100 पदों की भर्ती निकली, 100 पदों के लिए 16%, 16 पद किसके लिए आरक्षित है? एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। अब 16 में से मान लो कि एससी वर्ग के 12 ही पद भरे गए, 4 खाली रह गए। अब यानी विरोध इसलिए हो रहा है कि इन 4 पदों पर जनरल कैटेगरी को देकर उससे माध्यम से भरे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि 4 पद जो खाली रह गए ना, अगली जो वैकेंसी निकलेगी
अगली वैकेंसी में वो 4 पद है उसमें ऐड होकर आएंगे, इसी को बोलते हैं बैक लॉग। जो पिछली सीटें बैक यानी बाकी रहेगी तो अगले में क्या आ जाएगी, जोड़कर शामिल की जाएगी। आधार ये था कि आरक्षण की सीमा 50% क्रॉस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज याद रखना। ईडब्ल्यूएस 50% में एक अपवाद है, ईडब्ल्यूएस 50% से ऊपर निकल चुका है और निकला जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, याद रखना, ठीक है। उपवर्गीकरण का आधार राज्यों द्वारा मात्रात्मक और प्रदर्शनीय डेटा द्वारा उचित ठहराया जाना चाहिए, उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी मात्रात्मक और प्रदर्शनीय डेटा जो मान लो रिकॉर्ड हम जो प्राप्त करेंगे उसके आधार पर वो उचित होना चाहिए, यानी प्रतिनिधित्व जिनका नहीं है उसके आधार पर उनको उपवर्गीकरण यानी करना चाहिए। राज्य अपनी मर्जी से एक तो वो राज्य सुविधा के अनुसार काम नहीं कर सकता और उसका निर्णय न्यायिक पुनर्विचार के लिए उत्तरदायी। ये महत्वपूर्ण बात कही है, ध्यान रखना। यानी जो राज्य इसमें आरक्षण के लिए कार्य करेगा वो न्यायिक पुनर्विचार यानी न्यायिक पुनरावलोकन में आएगा। न्यायपालिका उसका क्या कर सकती है, इस प्रकार से जो उप विभाजन करती है उसकी समीक्षा न्यायपालिका कर सकती है, ये अधिकार न्यायपालिका को है, ध्यान रखना। अब देखो डीवाई चंद्रचूड़ वर्तमान भारत के क्या है, मुख्य न्यायाधीश है। डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा अपने वक्तव्य, मैंने ये भी लिख कर आया हूं कि किस न्यायाधीश ने, मुख्य रूप से 4 न्यायाधीशों ने अपने वक्तव्य दिए थे, बाकी न्यायाधीशों ने वक्तव्य नहीं दिए थे। वक्तव्य में किस आधार पर और क्या कहा था इस आरक्षण के कोटे के संबंध में। सब क्वालिफिकेशन यानी कोटे में कोटा आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करता। आर्टिकल 14 किससे संबंधित है, समानता के अधिकार से संबंधित है, क्योंकि सब कैटेगरीज को सूची से बाहर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो इसी सूची में आने, ध्यान रखना, ठीक है। आर्टिकल 15 और 16 ऐसा कुछ नहीं है जो राज्य की किसी जाति को सब कैटेगरी में बांटने को रोकता। यानी डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बात तो कही 14 के अनुसार कि अनुच्छेद 14 के अनुसार इसका क्या नहीं है उल्लंघन। एक 15 और 16 के अनुसार भी उन्होंने क्या कहा कि राज्य को किसी जाति के आधार पर उप कैटेगरी में बांटने के संदर्भ में अगर बात करें तो 15 और 16 ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि ये किसी को उप कैटेगरी में बांटने के प्रति विरोध करे, यानी रोकने की बात कही गई हो, ठीक है। ऐसा 14, 15 और 16 तो डीवाई चंद्रचूड़ ने ये कहा, जस्टिस ने ये कहा कि 14, 15 और 16 उप विभाजन पे बांटने के आधार पर किसी प्रकार से क्या नहीं करते, रोकने का काम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, जस्टिस गवई इन्होंने एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वक्तव्य को उन्होंने आधार मानकर अपनी बात कही है, ध्यान रखना। क्या कहा इन्होंने, B.R. अम्बेडकर ने कहा है कि इतिहास बताता है कि जब नैतिकता का सामना अर्थव्यवस्था से हो, नैतिकता का सामना अर्थव्यवस्था से हो तो जीत अर्थव्यवस्था की होती है, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था, यानी कुछ नैतिकत बातों की और पैसों की बात आ रही है तो जीत यानी लोग किस ओर मुख मुड़ जाते हैं तो अर्थव्यवस्था यानी पैसों की ओर मुड़ जाते हैं। तो इन्होंने कहा था कि जीत किसकी होती है, अर्थव्यवस्था। ये वक्तव्य किसका है तो B.R. अम्बेडकर का है, ठीक है। बात किसने कही, जस्टिस गवई ने ये बात की थी। सब कैटेगरी की परमिशन देते समय राज्य केवल एक सब कैटेगरी के लिए 100% आरक्षण नहीं रख सकता। जो अभी बात पहले 2 शर्तें बताई थी ना, उसमें एक शर्त यही है, ध्यान रखना, ठीक है। 7 जजों की संविधान पीठ मुख्यतः 2 पहलों पर विचार कर रही थी, 2 मुख्य पहलों पर विचार कर रही थी और 7 न्यायाधीश इसमें बीच में बैठे थे। क्या आरक्षित जातियों के साथ उप वर्गीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए, यानी आरक्षित में उप वर्गीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए, मुद्दा यही था, इस पर बहस हो रही थी। ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में दिए गए निर्णय की सत्यता, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जातियां, अधिसूची मतलब यहां पर लिखी गई है, इसके बारे में जातियों को लिस्ट दिया है यहां पे, ऐसी समरूप समूह है उन्हें आगे उप वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। देखो अनुच्छेद 343 से बात कहता है कि अनुसूचित जाति जो हमने विभाजन किया है, अनुसूचित जाति एक खुद एक समूह है, अब इसको उप विभाजित नहीं किया जा सकता। ये बात कहां लिखी हुई है, अनुच्छेद 341 में लिखी हुई है। और ये फैसला भी कब दिया था, 2004-5 का मुद्दा है, ध्यान रखना। ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय सुनाया था, ध्यान रखना, ठीक है। इन 2 मुद्दों पर बात हो रही थी।
अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण की अनुमति देने वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों के बीच क्रीमिलेयर को ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षण लाभों से बाहर रखने की आवश्यकता व्यक्त की। अब सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि क्रीमिलेयर, वर्तमान में तो ये जो शब्द है क्रीमिलेयर, ये ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग में है, और इसी को आधार की यानी यहां से थोड़ा सा डिस्कस किसी मामले में हुआ था कि जो एससी को आरक्षण दिया है उस एससी के आरक्षण के संदर्भ में भी क्रीमिलेयर की बात इसमें हुई थी। ठीक है, ईवी चिनैया मामला क्या है, यानी ईवी चिनैया ने उप वर्गीकरण की अनुमति नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने मना कर दिया था कि जो अनुसूचित जातियां हैं उनका और वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, ईवी चिनैया मामला 5 जज बैठे थे इसमें। एससी एसटी एक समान समूह वर्ग है और इसका उप वर्गीकरण नहीं हो सकता। डीवाई चंद्रचूड़ सहित 7 न्यायाधीशों की बेंच जो अभी हाल ही में बैठी है, उन्होंने क्या कहा है, यानी इन्होंने तो चिनैया ने क्या कहा था कि इसका उप वर्गीकरण नहीं हो सकता, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ सहित 7 न्यायाधीशों की बेंच बैठी थी। सामाजिक समानता के लिए अनुसूचित जातियों, समाज में जो छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच हो रहा है उसके आधार पर अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी अधिक पिछड़े लोगों को अलग से कोटा देना सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कि अलग से सरकार चाहे तो कोटा दे सकती है, सरकार पर निर्भर छोड़ा है कि सरकार चाहे तो ये अलग से कोटा दे सकती है, सरकार चाहे तो नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें मना नहीं करेगा, मंजूर करता है सुप्रीम कोर्ट इसमें। ठीक है, उपवर्गीकरण अनुच्छेद 14 और 341 का उल्लंघन नहीं करता। अनुच्छेद 15-16 में ऐसा कुछ है, कुछ भी नहीं है राज्य किसी जाति को उप वर्गीकृत करने से रोकता हो, यानी ये वापस वक्तव्य डीवाई चंद्रचूड़ का है, यहाँ पे ध्यान रखना। अब कुछ मामले और जो इसके संदर्भ में आए थे उनकी बात करें। 2020 में पंजाब बनाम दविंद्र सिंह मामले में 5 जजों की एक पीठ बैठी थी, उन्होंने फैसला दिया था और उसने इस 5 जजों की जो पीठ थी उन्होंने फैसले को कितने जजों की ओर ट्रांसफर कर दिया था, 7 जजों की पीठ को यह मामला भेजा था और 7 जजों ने अभी, यानी जब भी फैसला आगे ट्रांसफर किया जाता है तो उससे अधिक न्यायाधीश बैठते हैं। और अब तक मैं बात करूं सबसे ज्यादा न्यायाधीश केशवानंद भारतीवाद 1973 में बैठे, ध्यान रखना। ठीक है, 5 जजों की पीठ ने पाया कि ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2004 का मामला है में समन्वय पीठ के निर्णय, जिसमें यानी सामूहिक रूप से उन्होंने निर्णय दिया था जिसमें कहा गया कि उप वर्गीकरण अनुमेय नहीं, यानी अनुमति नहीं दी जाएगी और पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इन्होंने कहा कि इस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है, तब वर्तमान में 1 अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय में पुनः विचार करके इस पर अपना फैसला दिया था, ध्यान रखना। ठीक है, संदर्भित पीठ ने तर्क दिया कि ईवी चिनैया ने इंदिरा साहनी के निर्णय को सही ढंग से लागू नहीं किया, यह भी इन्होंने पीठ ने अपने वक्तव्य में रखा था। 2018 में जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच ने प्रमोशन में आरक्षण, यानी जो नियुक्ति के बाद में जो प्रमोशन होता है उसमें आरक्षण के संदर्भ में कहा कि क्रिमिलेयर एससी एसटी पर लागू किया जा सकता है, यानी ये विशेष बात याद रखना है। और आपको बता दूं इसके तहत एक अनुच्छेद है, कौन सा, 16(4) का ए भाग है जो इसके संदर्भ में है, यानी एससी एसटी पर भी लागू किया जा सकता है, कौन सा, प्रमोशन के संदर्भ में क्रिमिलेयर। क्रिमिलेयर मतलब जो समृद्ध है उनको पिछड़ा नहीं मानेंगे हम, वो अगड़ी जातियों में आ जाते हैं, ध्यान रखना, पिछड़ी जातियों में नहीं आकर वो अगड़ी जातियों में आ जाते हैं, इसलिए पिछड़ी जातियों को ये प्रमोशन मिलना आवश्यक है। तो राज्य चाहे तो ऐसा प्रावधान कर सकता है। और आर्टिकल जो है अनुच्छेद आर्टिकल 16 का चौथा भाग का जो ए भाग है उसमें ये बात जोड़ी गई है। वर्तमान में क्रिमिलेयर की अवधारणा केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पर लागू होती है। अन्य पिछड़ा वर्ग जो क्रिमिलेयर है, क्रिमिलेयर कौन होते हैं, क्रिमिलेयर वो होते हैं जो आरक्षण मिलने के बाद में जो अगड़ी जाति में आ जाते हैं, यानी पिछड़ापन उनका दूर हो जाता है, सामाजिक और शिक्षा के आधार पर उनको किसी में शामिल कर लेते हैं, क्रिमिलेयर में शामिल कर लेते हैं, तो उनको माना जाता है क्रिमिलेयर। ठीक है, और जो बाकी जो आरक्षण मिला हुआ है उनको बोलते हैं नॉन क्रिमिलेयर। क्रिमिलेयर का मतलब जैसे आप देखते हो कि जैसे दूध
गर्म करने के बाद में उसके ऊपर क्रीम आती है, तो क्रीम ऊपरी हिस्से में क्रीम थोड़ी होती है, बाकी हिस्सा जो दही का होता है या दूध का होता है वो अलग होता है, तो क्रीम बन जाती है, यानी जो अगड़ी जाति में आ जाती है वो क्रीम बन जाती है, ठीक है। उसको अलग करके उसको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से SC ST वर्ग के आरक्षण क्रिमिलेयर को चिन्हित कर बाहर करने की जरूरत पर भी जोर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, ध्यान रखना। सवाल सबसे बड़ा यह, क्रिमिलेयर क्या है, SC ST आरक्षण में से लागू करने पर क्या होगा, यानी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर इसका होने वाला है। कोर्ट ने क्या कहा इसके संदर्भ में, अनुसूचित जनजाति में क्रिमिलेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ के 4 न्यायाधीशों ने अपनी राय दी थी। इस संदर्भ में 4 न्यायाधीशों ने, जो 7 न्यायाधीशों की पीठ थी उसमें से 4 न्यायाधीशों ने अपनी राय दी थी और अपना वक्तव्य इसमें दिया था। क्रिमिलेयर के मतलब उस वर्ग से जो आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति कर चुका है, इस श्रेणी में आने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, फिर आरक्षण से उनको अलग कर दिया जाता है और फिर क्रिमिलेयर में आने के बाद में क्या होता है, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, फिर वो पिछड़ी जाति नहीं रहती, वो अगड़ी जाति में चले जाते हैं, ठीक है। वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए क्रिमिलेयर की सीमा लागू है, साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के संबंध में पदोन्नति में क्रिमिलेयर का सिद्धांत लागू है, ठीक है। ओबीसी की बात करें यानी आरक्षण की बात करें तो अनुच्छेद 16, 15 और 16 में दोनों में उल्लेखित की गई है, और नौकरियों में जो आरक्षण दिया है अनुच्छेद 16 के अनुसार दिया गया है। तो फिलहाल अगर बात करें क्रिमिलेयर की सीमा कहां कहां लागू है, तो एक तो ओबीसी वर्ग के लागू है, और जो प्रमोशन होता है नौकरियों में, और नौकरियों में जो प्रमोशन होता है वो प्रमोशन SC और ST जो वर्ग है उनके लिए भी प्रमोशन में लागू है, ध्यान रखना ये सिद्धांत, ठीक है। अब ये 7 न्यायाधीश से जिन्होंने इस पीठ की सुनवाई की थी, 7 जो न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इस मामले की सुनवाई की थी। मैं आपके सामने ये लिख रहा हूं, ये उनकी तस्वीर है, ठीक है। ये चीज नोट करना, देखना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट देखो, BR गवई ने इस बारे में क्या कहा, अपना वक्तव्य जो दिया था उसकी बात करें अगर हम, ठीक है। देखो इसमें सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग की तरह अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्रिमिलेयर लागू करने के लिए कुछ मापदंड तय करने चाहिए। ये किसने कहा था, गवई ने, याद रखना, ये ध्यान रखना। BR गवई जो सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में न्यायाधीश है, और दूसरी बात याद रखना, जो 7 न्यायाधीशों की जो जजमेंट के लिए जो पीठ बैठी थी उसमें भी ये सदस्य थे। ओबीसी और अनुसूचित जनजातियों के लिए मापदंड अलग अलग हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक मापदंड तय करो क्रिमिलेयर, और यानी जो आरक्षण का लाभ लेकर, यानी मैं जैसे इनका विचार ये था कि जैसे कुछ जातियां हैं जो काफी समय से मान लो कि आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, उसके पिता, उसके दादा, पिता, खुद लड़का, उसके खुद लड़के का लड़का, यानी एक ही परिवार के सारे सदस्य अगर नौकरी में, इसका मतलब वो पिछड़े कहाँ रहे, वो अगड़े हो गए। इनके कहने का मतलब ये था कि जो जातियां आज तक 1950 के बाद में, हमारा संविधान लागू होने के बाद में, कुछ परिवार ऐसे हैं जो आज तक सरकारी नौकरी नहीं लगे। अब जो आज तक सरकारी नौकरी नहीं लगे तो वो पिछड़े और वंचित जातियों में, उनको आरक्षण दो। तब उन्होंने कहा था कि जो क्रिमिलेयर की सीमा है ना वो लागू करनी चाहिए। अगर आप क्रिमिलेयर की सीमा लागू करते हो तो हाँ, मापदंड सरकार तय करेगी, ध्यान रखना। इन्होंने इनका फैसला देने का काम है सुप्रीम कोर्ट का, ध्यान रखना। मापदंड सरकार और कानून बनाने का अधिकार किसको है, सरकार को है, ठीक है। ये बात इन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजातियों के लिए और ओबीसी के लिए जो मापदंड तय किया था वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप मापदंड तय करना चाहिए। आप ये वक्त उन्होंने दिया। उन्होंने साथ ही क्या कहा था, समानता के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन क्रिमिलेयर के मापदंड क्या होंगे इस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि यह काम किसका होता है, मापदंड का काम करने का काम होता है सरकार का, लेकिन समीक्षा के अधीन कोई दिक्कत नहीं। ये जस्टिस BR गवई, ध्यान रखना, ठीक है। जस्टिस पंकज मित्तल ने एक मापदंड का उल्लेख किया है जिसका उपयोग अनुसूचित जनजातियों के बीच क्रिमिलेयर का निर्धारण करते समय किया जा सकता है। उन्होंने एक मापदंड का उल्लेख किया है, यह है, ध्यान रखना, जस्टिस पंकज मित्तल, ठीक है। जस्टिस पंकज मित्तल। देखो, अगर एक छात्र सेंट स्टीफंस या किसी अन्य शहरी कॉलेज में पढ़ रहा है और एक छात्र ग्रामीण इलाके के स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा है, तो इन दोनों छात्रों को एक समान नहीं माना जा सकता।
अगर एक पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़ रही है तो अगली पीढ़ी को भी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। इन्होंने कहा था कि सेंट स्टीफंस यानी उसका परिवार, उसका पिता क्या है, समृद्ध है, सरकारी नौकरी प्राप्त कर लिए। जैसे मान लो कि ए का परिवार है और इधर बी का परिवार है। ए के परिवार की बात करें तो पिता की सरकारी नौकरी है, तो उसका परिवार अच्छे से पालन पोषण हो रहा है, यानी महीने के कम से कम 50-60 हजार रुपए उसका वेतन आ रहा है। और एक सरकारी यानी उनका बच्चा है सेंट स्टीफंस यानी कि शहरी कॉलेज में पढ़ रहा है, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है और वो आने अपने बच्चे को पढ़ा लेता है और ठीक ठाक नौकरी के लिए तैयार कर लेता है। एक दूसरी तरफ है जो क्या कर रहा है, परिवार में एक बच्चे का पिता क्या कर रहा है, मजदूरी कर रहे हैं और मजदूरी करके अपने बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। कहीं मान लो कि सरकारी या किसी मान लो कि गांव की स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अब गांव की स्कूल में पढ़ाकर वो क्या कर रहे हैं, अब उस पर इनके पिता है ज्यादा खर्च नहीं कर पाते क्योंकि इनका मंथली रूप से देखा 10-15 हजार रुपए मजदूरी करके ये कमा पाते हैं। इधर मान लो कि 50 से 60 से 70-80 हजार, 1 लाख रुपए तक कमाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये समृद्ध है, ये पिछड़े हुए है। इनका कहने का मतलब है कि जो इनके परिवार, जो एक परिवार जो नौकरी लगा हो तो उसके परिवार, उनके बेटे, उनके पोते तक आप आरक्षण हटाओ, फिर अगली पीढ़ी को दो, चौथी पीढ़ी को आरक्षण दो। इन्होंने कहा था कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए। अब इसके परिवार की बात करें तो 1950 के बाद में यहां पर मजदूरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी नहीं लगे। इन्होंने पढ़ने लिखने से मतलब ही नहीं है। आज जो आरक्षण का विरोध हो रहा है उसमें अधिकांश लोग यही है, इनको आज तक नहीं पता कि हम विरोध क्यों कर रहे हैं, विरोध का कारण नहीं पता, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, इसमें विरोध किया जा रहा है, ठीक है। अब मान लो कि विरोध का आधार कौन लोग गए, जिनको नौकरी लगे हुए, क्योंकि वो समृद्ध है, पढ़े लिखे, उनको पता है हमारा नुकसान हो रहा है, इसलिए विरोध को ज्यादा से ज्यादा तुल पकड़ाया जा रहा है। ये भी चीज याद रखना। तो ये बात किसने कही थी, जस्टिस पंकज मित्तल ने अपने वक्तव्य में कही थी, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, इसमें जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा, यह है जस्टिस विक्रमनाथ, अन्य पिछड़े वर्गों की तरह क्रीमीलेयर का प्रावधान अनुसूचित जाति और जनजाति पर भी लागू होना चाहिए। यानी अनुसूचित अन्य पिछड़े वर्ग की तरह है ना, वो किस पर लागू होना चाहिए, अनुसूचित जाति और जनजाति पर भी क्या होना चाहिए, लागू होना चाहिए। किसने कहा था, लेकिन मापदंड अलग अलग हो सकते हैं। ये बात वक्तव्य से में इसके फैसले के हिसाब से बात करें। फिर जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, इन्होंने अपने वक्तव्य में क्या कहा, SC/ST समुदायों के लिए क्रीमीलेयर निर्धारित करने के लिए एक संवैधानिक आदेश की आवश्यकता है। एक संवैधानिक आदेश आना चाहिए, एक कमेटी या एक समिति बनना चाहिए, फिर वो समिति निर्धारित करे कि ये इसका आधार क्या रहेगा, किस आधार पर आप अनुसूचित जाति और जनजाति को क्रीमीलेयर और नॉन क्रीमीलेयर में विभाजित करोगे, ठीक है। निसंदेह ये केवल लास्ट इनका 4 जो हमने मुख्य रूप से न्यायाधीशों को जो वक्तव्य देखा उससे यही टिप्पणी निकल के आती है कि ये केवल न्यायाधीशों की टिप्पणियां थी, इसलिए ये भविष्य में तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगी। न्यायाधीशों की टिप्पणी कभी लागू नहीं होती, न्यायाधीश सुझाव दे रहे थे, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने क्रीमीलेयर का मुद्दा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के सामने क्रीमीलेयर का मुद्दा नहीं था, मुद्दा यही था मुख्य रूप से कि SC/ST का जो सीटों का यानी SC/ST जो मान लो कि आरक्षण मिला हुआ है उसके जाति के आधार पर उप जातियों में विभाजित करने का मुद्दा इसमें था, ध्यान रखना, ये मुख्य रूप से मुद्दा था। अब जो 7 न्यायाधीश थे ना, उस 7 न्यायाधीशों में फैसला किस आधार पे आया, 6 न्यायाधीश तो थे पक्ष में और 1 न्यायाधीश था विरोध में। जो विरोध में न्यायाधीश थे ना, उनका नाम क्या था, जस्टिस बेला त्रिवेदी। इन्होंने इस फैसले का विरोध किया और विरोध का कारण भी इन्होंने बताया था। यानी 7 का न्यायाधीशों के बेंच में 6-1 से निर्णय आया था, ध्यान रखना, ठीक है। देखो ये बेला त्रिवेदी है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश है वर्तमान में। जस्टिस त्रिवेदी ने कहा, अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित अनुसूचित जातियों की राष्ट्रपति सूची में, यानी अधिसूचित अनुसूचित जातियों की राष्ट्रपति सूची में राज्य सरकार द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सवाल सबसे बड़ा यहां पर ये उन्होंने ये उठाया था कि अनुसूचित जातियों की जो सूची है वो राष्ट्रपति द्वारा तैयार की जाती है
और राज्य द्वारा उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 341 से कहता है, जबकि यहां पर दूसरी मुख्य रूप से बात क्या थी, राज्य चाहे तो उसको क्या कर सकते हैं, उप विभाजित कर सकते हैं। सवाल सबसे बड़ा यह था फिर वो राज्य उप विभाजित किस आधार पर करेंगे, संवैधानिक प्रावधान कैसे रहेगा इसमें। संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा ही जातियों को राष्ट्रपति सूची में शामिल या बाहर किया जा सकता है, यानी कानून के द्वारा ही जातियों को राष्ट्रपति सूची में शामिल कर सकते हैं और उसी आधार पर बाहर किया जा सकता है। यानी शक्तियां किसके पास में, केंद्र सरकार के पास में, फिर इनका अधिकार राज्य सरकार को किस आधार पर दिया जा रहा है, यह महत्वपूर्ण मुद्दा था। उपवर्गीकरण राष्ट्रपति सूची में छेड़छाड़ के समान होगा, यानी राष्ट्रपति जो सूची है उस पर क्या हो रहा है, छेड़छाड़ करना होगा। ये किसने कहा था, जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा था, इसका विरोध किया था इन्होंने। क्योंकि जब कभी मान लो कि क्वेश्चन आता है तो इसमें वक्तव्य विरोध का भी पूछा जाता है और मुख्य रूप से वक्तव्य किस किस कहते हैं इसके अकॉर्डिंग भी पूछा जाता है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 341 का उद्देश्य SC/ST सूची में भूमिका निभाने वाले किसी भी राजनीतिक कारक को समाप्त करना था। 341 का उद्देश्य क्या था, SC/ST सूची में भूमिका निभाने वाले किसी भी राजनीतिक कारक को समाप्त करना था। राजनीतिक कारक का मतलब ये होता है कि राज्य सरकारों के पास जो अधिकार आते हैं इस प्रकार के उप विभाजन करने का, ऐसे कारकों को समाप्त करना इनका क्या था, उद्देश्य था। ये बात किसने कही थी, बेला त्रिवेदी ने ये बात कही थी। अब थोड़ा सा संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं, संविधान में क्या उल्लेख है आरक्षण के संबंध में। संविधान में उल्लेख, संविधान का अनुच्छेद 15.4 यानी 15.4 क्या कहता है, राज्य अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST और सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष कानून बना सकता है। 15 के अनुसार तो विशेष कानून बना सकता है, ये बात की गई है। लेकिन अनुच्छेद 16.4 क्या कहता है, 16.4 राज्य सरकारें अपने नागरिकों में पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्तियों तथा या पदों में आरक्षण दे सकती है जिनका राज्य की राय में राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। या तो राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है और 16 का चौथे भाग में ये दिया है कि नौकरियों में क्या कर सकते हैं, राज्य उचित जनसंख्या के प्रतिनिधित्व जितना है उसके आधार पर आरक्षण का प्रावधान कर सकती है सरकारें, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332, 330 में तो किसका आरक्षण है, संसद के सदस्यों में SC/ST को आरक्षण है, और 332 में किसका आरक्षण है, तो राज्य विधानसभा जो है ना, यानी संसद में कौन से, लोकसभा है, ध्यान रखना, और राज्य की जो विधानसभा है उसमें SC और ST समुदाय के लिए क्या है, आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है। यहां से मैं एक चीज मुख्य रूप से बात करूं, जैसे संसद की बात करें तो संसद में 84 और 47 SC/ST के लिए सीटें लोकसभा में आरक्षित की गई है। उसी प्रकार राज्य की जो विधानसभा है उच्च जनसंख्या जितनी है उसके अनुपात में इनको आरक्षण दिया गया है। जैसे मैं राजस्थान विधानसभा की बात करूं तो जैसे राजस्थान विधानसभा में उनको प्रतिनिधित्व SC/ST के लिए क्या प्रतिनिधित्व है, 3400 SC के लिए और 25 ST के लिए सीटें आरक्षित की गई है। तो इसी प्रकार से राज्य की विधानसभाओं में इनका आरक्षण का प्रावधान किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो अनुच्छेद 15.4, अनुच्छेद 16.4, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332 इनमें आरक्षण का प्रावधान है SC/ST के लिए। अनुच्छेद 243 का D भाग, प्रत्येक पंचायत में SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। प्रत्येक पंचायत में SC और ST के लिए क्या दिया हुआ है, आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 243T, नगरपालिकाओं में SC और ST के लिए सीटों में आरक्षण, यानी अनुच्छेद 243 की बात करें तो 243 में एक तो याद रखना D और एक याद रखना अनुच्छेद 243 का T, इन दोनों में इसमें तो क्या है, जो पंचायती राज है ना, पंचायती राज में SC/ST के आरक्षण की बात की गई है। और यहां से मैं बात करूं 243 के टी में जो नगरीय निकाय है, नगर पालिकाएं जिसको बोलते हैं, नगरीय निकायों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
तीसरी बात याद क्या रखना है, इसी अनुच्छेद में सीटों में कुल संख्या का 1/3 महिलाओं के लिए भी क्या है, आरक्षण, यानी न्यूनतम 1/3 है। राज्य चाहे तो इसको बढ़ा सकता है, जैसे राजस्थान ने क्या कर दिया इसको, राजस्थान ने 1/3 से बढ़ाकर कितना कर रखा है, 1/2 यानी 50% आरक्षण इनको कर रखा है। ये प्रावधान मुख्य रूप से इस आधार पे, यानी संवैधानिक प्रावधान की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के अगर विचार की बात करें। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना वक्तव्य दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला दिया है। राज्य और सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य अगर चाहे तो इस आरक्षण को क्या कर सकते हैं, उप वर्गीकरण में विभाजित कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह थी कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में यह कहा था कि हम इसका उप विभाजन नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी जो विपक्ष और कुछ पार्टियों ने मिलकर इसका क्या कर लिया, इस प्रकार से इसका माहौल क्रिएट कर दिया कि भाजपा सरकार, हालांकि भाजपा सरकार संविधान के कुछ प्रावधानों के अनुसार किसी न किसी प्रकार से अपने मान लो कि कुछ प्रावधान ऐड कर रही है, यानी छेड़छाड़ जरूर कर रही है। तो छेड़छाड़ में इन्होंने जो एक आधार क्या बना लिया, आधार ये बना लिया कि ये सरकार चाहे आने वाले समय में क्या करेगी, आरक्षण छीनेगी, आरक्षण समाप्त करेगी, संविधान के साथ भेदभाव यानी छेड़खानी कर रही है, संविधान के कुछ प्रावधान हटा रही है। यानी जैसे मान लीजिए कुछ जैसे 6th क्लास के SST में से जो प्रस्तावना थी उसको हटा दिया गया। तो इसी आधार पर बहुत सारी चीजों को क्या कर रखा है कि एक तुल पकड़ ली बात ने कि कुछ हाँ हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो सरकार को अब रोकने वाला कौन है। पहली बात तो ये, अगर वो उप विभाजन करती है इन कैटेगरी के हिसाब से तो कर सकती है, कोई इसमें रोक नहीं है। दूसरी बात है कि आरक्षण का आधार क्या रहेगा, वो सुप्रीम कोर्ट यानी जो उप विभाजन किया जाएगा वो सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन मामले में रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अपने फैसला जरूर दे सकते हैं कि सही तरीके से किया या नहीं किया। ठीक है। तीसरी बात इसमें ये होती है कि अगर मान लो कि इसमें बैकलॉग आरक्षण को समाप्त कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में उनके पास में क्या आधार रहेगा, हो सकता है कि मान लो कि जैसे जनरल कैटेगरी में डाल देना और धीरे धीरे आरक्षण के प्रावधान को समाप्त करना, ये भी आधार हो सकता है। जो भी इस आधार पर रहेगा, जो भी फैसले मान लो कि जो आज का दिन की बात करें तो भारत बंद का जो आह्वान किया गया है उसके अकॉर्डिंग बात करें और इस फैसले के अकॉर्डिंग बात करें तो ये महत्वपूर्ण बात रहेगी। आपके लिए क्वेश्चन यहां से ये निकल कर आता है कि SC ST आरक्षण, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के जो आरक्षण है उसमें कैटेगरी वाइज उप वर्गीकरण करने के मायने क्या है, ये आपके लिए सवाल मैं आपके लिए जो आपको मेंस के अकॉर्डिंग रखना है कि SC ST में जो उप विभाजन है उसका मायने क्या है। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों गुण इसके अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। तो इसी प्रकार से तो आज की क्लास आपको कैसी लगी तो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। और इसी क्लास की आपको जो PDF है, PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर और आपको सर्च करना है पॉलिटिकल जीके और उसमें आपको ये नाम मिलेगा पॉलिटी स्टडी नाम से, उसमें आपको सर्च करना है, ये मिल जाएगी और बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो जितने साथी जुड़े हैं, जितने साथी यहाँ पर उपस्थित हैं उनका बहुत बहुत आभार और आप जितने चैनल पर आए हो उनका बहुत बहुत आभार और इसी प्रकार आप बने रहिए। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।